ओके सो अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लड चैप्टर में। पहले मैंने ब्लड और ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ओके, तो सबसे पहली बात कि प्लाज्मा होता क्या है ना। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, इट इज अ क्लियर पेल येलो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, जो वर्ड बोल्ड में इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पोर्शन ऑफ ब्लड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड में से जब हम लोग सेल्स उसके माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, ये कब, जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना प्लाज्मा, हम सेपरेट कब करते हैं, इस तरह से शीशी में सेपरेट करते हैं। उसमें एंटी कोगुलेंट भी रहता है। ठीक है, ओके। फिर प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, जो बता चुका हूं पहले भी। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर प्लाज्मा में से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होती है प्लाज्मा की। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देखें तो हमें पता है प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। 55% प्लाज्मा होता है। कॉम्पोजिशन फिर क्या होगी इसकी, वाटर 90 से 92%। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% या अप्रोक्स 7% ऑन एन एवरेज। और सल्यूट जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट 1 से 2%। तो क्या क्या होता है, वाटर जो होता है वो किस किस चीज का काम करता है इसके अंदर, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑल्सो जो पानी इसमें प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो भी सब्सटेंस को ले जाना है। ठीक है, एक तरह से मीडियम है। और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है वाटर, जो कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो कौन से मेजर प्रोटीन होते हैं, और भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, पर मेजर प्रोटीन कौन से होते हैं। मेजर प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो मेंटेन करता है ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, मेन मेन फंक्शन। ग्लोबुलिन, जो इम्यूनिटी और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फिब्रिनोजिन, ब्लड कोआगुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट। ठीक है, न्यूट्रिएंट किस तरह के होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, हॉर्मोन्स भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। सो ये तो थी कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की। ठीक है, ओके, चलो ये परसेंटेज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, मैक्सिमम एल्ब्यूमिन होता है। ओके, तो इसमें तो कुछ सच समझाने का नहीं है। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। ठीक है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, ये मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब कैरेक्टर कैसा होता है प्लाज्मा का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बताएंगे कि ये प्लाज्मा है। पहला, कि उसका जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा, पेल येलो कलर होगा। ठीक है, और जब पीएच देखेंगे तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7.35 से 7.45। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, 1.025 से 1.029। ठीक है, ऑस्मोलैलिटी ये काम का नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, इट इज 1.8 टाइम्स द वाटर। ठीक है, थोड़ा विस्कस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन पे आते हैं अब सीधा। तो इस तरह से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, एक होता है ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजिन। तो ग्लोब्यूलिन की भी टाइप है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है तो आगे हम बताते हैं बेसिकली क्या है। ठीक है, ओके, तो अगर हम देखें एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन कितना रेंज में होता है, अगर हम देखें तो ये 34 से लेके 54 ग्राम पर लीटर होता है, या फिर 3.4 से लेके 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इस तरह का अगर रहा कि 3.4 और 5.4, तो ग्राम, डेसीलीटर और लीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यूनिट देखनी है। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम देखें ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ऑन एन एवरेज कितने होते हैं, 20 से लेके 35 ग्राम पर लीटर। ठीक है, या फिर डेसीलीटर में देखें तो 2 से लेके 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और वहीं फिब्रिनोजिन का क्या रेंज होता है, नियर अबाउट 200 से लेकर 400 मिलीग्राम है। ये ग्राम नहीं है तो मतलब क्वांटिटी कम है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है,
या फिर अगर हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 से लेके 0.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। अच्छा, अब सीधा हम लोग आते हैं सबसे पहले एल्ब्यूमिन पे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सिंथेसाइज कहाँ होता है, वो सिंथेसाइज होता है लिवर में। ठीक है, एंड 60% मतलब मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये मोस्टली ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, मैक्सिमम ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में प्लाज्मा में है ही ये, तो मेंटेन कौन करेगा, यही करेगा। तो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को, बिलिरुबिन को, हॉर्मोन्स को और कुछ ड्रग्स को। ठीक है, ओके। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कितने तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा के दो टाइप होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, और फिर बीटा और फिर गामा। ओके, जो अल्फा एंड बीटा होते हैं ये ट्रांसफेरिन का काम करते हैं, या फिर लाइपोप्रोटीन का भी काम करते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है, और ये किस तरह के होते हैं, ट्रांसफेरिन, लाइपोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, और जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पूछा जाता है। ठीक है, दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड दे एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। ठीक है, सो अगर हम लोग बोलेंगे ग्लोबुलिन में, ग्लोबुलिन में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से ग्लोबिन की वजह से होते हैं, वो है गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, लिवर में ही होता है। इसका एसेंशियल फंक्शन क्या है, ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस, कन्वर्ट करता है फिब्रिन से बाय थ्रोम्बिन, ये इतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, ओके, ये कोआगुलेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दो। हाँ, अब सीधा बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बहुत सारे फंक्शन, अगर मेन फंक्शन में डिवाइड करें तो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। ठीक है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गैसेस का, मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक है, रेगुलेशन क्या रेगुलेट करता है प्लाज्मा, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव फंक्शन देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, क्यों, गामा ग्लोबुलिन है उसके अंदर। और ब्लड कोगुलेशन का काम करता है, किसके थ्रू काम करता है, फिब्रिनोजिन के थ्रू काम करता है। ठीक है, ये है सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ इसका फंक्शन। फिर ओके, अभी ये तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसका प्लाज्मा का सिंथेसिस कहाँ होता है। ठीक है, तो प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो भी प्रोटीन्स है, सॉरी प्लाज्मा का सिंथेसिस नहीं, प्लाज्मा के अंदर जो भी प्रोटीन है उनका कहाँ कहाँ सिंथेसिस होता है, मेजर होता है लिवर में। ठीक है, पर जो गामा ग्लोबुलिन है उसका होता है प्लाज्मा सेल्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, और बाकी सब कहाँ होते हैं, हमारा लिवर में होते हैं। ओके, अब अगर बोलेंगे हम लोग हाइपोप्रोटीनेमिया, ठीक है, इसके से क्या होता है, इडिमा होता है, जो कि हम लोग रीनल सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ क्लियरली। लिवर डिजीज में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि डिक्रीज एल्ब्यूमिन सिंथेसिस। अगर डिक्रीज एल्ब्यूमिन सिंथेसिस होगा तो उसके वजह से मतलब क्या है, लिवर डिजीज कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मेजर प्रोटीन तो यही सिंथेसिस करता है ना। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें पता है कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन लॉस होता है। मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, इसका नाम सुना ही होगा। इट इज अ काइंड ऑफ कैंसर जिसमें गामा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, इसको हाइपर ग्लोबिलिनेमिया भी कहते हैं। ठीक है, उसका उसी के अंडर में ये आता है मल्टीपल माइलोमा, जो कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, बस में याद रखना है क्या बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े आगे। ओके, और भी फंक्शन होते हैं, जैसे प्लाज्मा का एक और फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन का रिजर्व करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कोई फास्टिंग कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई फास्टिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबको सुनाई दे रहा है ना, हाँ आवाज में सर। कोई दिक्कत है ना। हाँ, यस सर। मान लो कोई फास्टिंग कर रहा है,
ठीक है, अच्छा, फास्टिंग कर रहा है, तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ये बॉडी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि क्या चाहिए उसको, एक तरह से नीड है बॉडी में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पहले तो हमारा क्या क्या ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा, वो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बट बेसिकली अगर ये यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है बॉडी, फास्टिंग, अगर बहुत ज्यादा फास्टिंग हो जाए, तो बेसिकली क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होंगे किसके थ्रू, टिश्यू मैक्रोफेजेस के थ्रू। ये थोड़ा सा जस्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में दोबारा ये जो अमीनो एसिड ब्रेकडाउन हुए हैं, ये बाद में ब्लड के अंदर दोबारा से यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू वापस यूज हो जाते हैं ये, फॉर फर्दर फर्दर सिंथेसिस, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है प्रोटीन की, अमीनो एसिड ही है। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं हम लोग, इसमें जितना जितना टिक किया है, जितना बताया, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में जाना तो मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना भी है। ओके, अब सीधा चलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल्स पे। ओके, रेड ब्लड सेल्स का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, आरबीसी। तो आरबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, और ब्लड में जब भी होगा ना आरबीसी को बिना मतलब छोड़कर अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, तो इट इज अ क्राइम कि इधर से चाहे आए ना आए, पर चांसेस हमेशा रहती है ब्लड चैप्टर की आने की किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, बाय कॉन्केव सेल्स, ठीक है, कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, whose primary function is to transport oxygen and carbon dioxide. This is primary function, इसका मतलब ये नहीं कि इसका और कोई फंक्शन ही नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट दिस इज द प्राइमरी फंक्शन फॉर आरबीसी, जिसके लिए इसको रखा गया है बॉडी में। ठीक है, ओके, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी इन द सेंस इसका शेप या साइज कैसा होगा, तो ये रहा हमारा साइड व्यू, और ये रहा हमारा टॉप व्यू। तो बेसिकली ये कैसा दिखता है, इट इज अ बाइकॉन्केव डिस्क। ठीक है, वी कैन सी इट इज अ बाइकॉन्केव डिस्क। डायमीटर कितना होता है, 7.2 से 7.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज द डायमीटर रेंज। ठीक है, एंड दिस इज एवरेज। ओके, अब थिकनेस कितनी होती है, 2.2 माइक्रोमीटर पेरिफेरी में, और सेंटर में 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, पेरिफेरी में 2.2, 2 इज एवरेज, 2.2 इज पेरिफेरी, और सेंटर मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, रेड कलर क्यों होता है इसका, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कलर चेंज होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत डिटेल जा सकते हो आप, साइंटिस्ट बन सकते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। बस जानना क्या है कि कलर क्यों होता है रेड, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्यों हीमोग्लोबिन की वजह से, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, अब मेल की बात करेंगे तो कितना काउंट होता है, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में थोड़ा कम होता है, दैट इज 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, लाइफ स्पैन हम सबको पता है 120 डेज, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ऑर्गेनेलीज भी इसमें नहीं होती हैं। तो पॉइंट ये है, ये एक तरह का सेल है, ये आरबीसी जो है, एक सेल है ना, सेल है कि क्या है, आरबीसी जो है वो सेल है कि नहीं है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी। हाँ, Yes. हाँ, तो अब ये बताओ, एक सेल जो होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। हाँ, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, तो ये बताओ एनर्जी कहाँ से लेता है अपनी, आसपास प्लाज्मा के से। सेल्स देते हैं, प्लाज्मा से। प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा के अंदर होता है, ये डेफिनेटली ये होता है प्लाज्मा जिसमें। के अंदर, ये प्लाज्मा में तैर रहा होता है ना। ओके, बट वैसे एनर्जी नहीं आती है, तो ये कैसे अपनी एनर्जी जनरेट करता है, इसका प्रोसेस भी हम जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना। ओके, अब एडवांटेज क्या होती है एक बाइकॉन्केव शेप की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन फोन कर रहा है भाई, ओके, सो एडवांटेज ऑफ बाइकॉन्केव शेप, क्या एडवांटेज है, सबसे पहला, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अगर बाइकॉन्केव शेप है, इस तरह की जो शेप है, इसके वजह से क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज में काम मिल रहा है, मतलब
काम इन द सेंस कि एक तरह से एरिया ज्यादा मिल रहा है हमें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू पास थ्रू कैपिलरीज, बाई कॉन्केव शेप होने की वजह से फ्लेक्सिबल ये कैपिलरीज के थ्रू, पतली सी एकदम जो नाली नली है उसके थ्रू पार हो सकता है, ठीक है। एंड शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, ठीक है। अब ये देख लो ना, अगर इस तरह का है तो इसके लिए इसमें देखो कितना छोटा डिस्टेंस रह गया, डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा गैसेस का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी जानी है इसकी, ठीक है। अब इन डिटेल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? बाइलिपिड लेयर से, ठीक है। ओके, एंड इट इज सपोर्टेड बाय साइटोस्केलेटन, स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना। साइटोस्केलेटन किस चीज का होता है? स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन, बस इतना जान के रखो और डिटेल में इसको जानना नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? सेल मेम्ब्रेन, ये इसका फंक्शन क्या है बेसिकली? सेल मेम्ब्रेन का मेंटेन करती है शेप, प्रोवाइड करती है डिफॉर्म 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 एबिलिटी, ठीक है। अपनी शेप को थोड़ा सा ऐसा स्क्वीज आउट करके निकल सकता है ये, ठीक है। कंटेन ब्लड ग्रुप एंटीजन, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसकी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसके थ्रू हम लोग, क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप पता करते हैं ना हम लोग। ओके, देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड एंजाइम्स होता है फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कहां पे होता है सारा चीज इसका प्रोसेस एनर्जी के लिए? यहां पे होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही राइबोसोम होता है। एंड वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि इसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ना ही राइबोसोम है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही न्यूक्लियस। तो भैया कहां से अपना एनर्जी जनरेट करेगा? ये अपना एनर्जी कहां से जनरेट करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी साइकिल चल रही होंगी, वो कौन से पाथवे हैं वो शॉर्ट में हम बताएंगे अभी, ठीक है। देखो ये बहुत, पहली बात तो ये बहुत इजी भी है पर बहुत डिफिकल्ट भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं जिस्ट में कर रहा हूं, तो इसका मतलब इट टेक्स, मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, मान के चलो अगर किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? कि रेस्पिरेटरी साइकिल नहीं होगी। अब बोलोगे कि रेस्पिरेटरी साइकिल सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेटरी साइकिल होती है? रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। तो एनारोबिक कहाँ हो रहा है? हमारे सेल्स में हो रहा होता है ना। और ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये रेस्पिरेटरी साइकिल के बारे में तो पता ही होगा, ये भी नहीं होगी। फिर साइट्रिक एसिड साइकिल जो होती है, ये भी नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं ना इन प्रोसेस के थ्रू। फिर इसके बाद ना ही ऑक्सीडेशन होगा, नो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल जो हर सेल को चाहिए होता है अपना फंक्शन करने के लिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा तो होगा क्या भाई इसमें, है ना। तो आरबीसी आरबीसी डिपेंड्स एंटायरली ऑन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन से मेजर पाथवेज हैं जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एक पाथवे का नाम है एमडेन मेयरहॉफ पाथवे, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है इसका, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है इसमें, इस पाथवे में ग्लूकोज से पाइरूवेट में चेंज होता है, ठीक है। इसके थ्रू एटीपी रिलीज होता है, बस इतना जानना है। इसके सारे स्टेप पढ़ लिए, फलाना पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? इससे हमें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है? ये मेंटेन करता है किस चीज को? मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को। ये पाथवे भी मेंटेन करता है। और आयन पंप्स जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन के आसपास जो आयन पंप होता है, सोडियम अंदर गया, पोटेशियम बाहर है, वो इसके इस पाथवे के थ्रू हेल्प होगा, ठीक है, इसके थ्रू होता है। अब एक एक और पाथवे है, उसको बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ये प्रोड्यूस क्या करता है? एनएडीपीएच। बस इतना जानना है। फंक्शन क्या है इसका? ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। क्यों? क्योंकि इसी का एक अलग स्पीशीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन स्पीशीज, इस तरह से बोलते हैं ना। ये क्या होती है? ये एक तरह से इस तरह के जो एक तरह से मैं बोलूं रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है। ये जो रिलीज होती है ये सेल को डैमेज करती है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए ये वाला पाथवे आता है, जिससे कि
जल्दी से, टाइम से पहले हमारा आरबीसी खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर इस, हाँ बस इतना जानना है, नेक्स्ट पॉइंट ये इतना काम का नहीं है अभी। ठीक है, ओके। अब है मेथोग्लोबिलिन रिडक्टेज पाथवे। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मेथोग्लोबिन को, मतलब इस वाले स्टेट के आयरन को इस वाले स्टेट में। बस इतना जानना है इसमें, और डेप्थ में नहीं जाना है इसके। ठीक है, बस ये तीन पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। इसका एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जानना नहीं है हमें। ओके, अच्छा फंक्शन, फंक्शन क्या है आरबीसी की? सबसे पहला फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा आरबीसी? सेल के अंदर या सेल से बाहर? क्या कर, कैसे आरबीसी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करेगा? सेल से बाहर ले जाकर। बाहर करेगा। कैसे बाहर ले जाएगा? बोलेगा आ चल भाई मेरे साथ चल घूमने चल, ऐसे बोलेगा? नहीं ना। कैसे बाहर एल्वोलाइज ले? में लंग लंग सेलुलाइज में एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज। ठीक है, क्या सेल के आसपास नहीं होता? आरबीसी तो वहां भी पहुंच रहा होता है कैपिलरी के थ्रू। कैसे हो रहा होता है देखो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बना के, मतलब कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके निकल जाता है एज बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनकर। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। फिर है एसिड बेस बैलेंस, हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ओके। अब ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करता है आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन नहीं होगी तो भाई हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। विस्कोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत, कम हो गई तो भी दिक्कत। घनत्व जिसको बोलते हैं बेसिकली, ये कहीं ना कहीं रिलेट होता है हमारा ईएसआर से। ईएसआर हम लोग अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम ईएसआर की रिपोर्ट देके बोलते हैं अरे ठीक है कुछ इन्फ्लामेशन हुई है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो गुड क्लिनिशियन है, जिसको ज्ञान है, वो ईएसआर को मामूली नहीं छोड़ता है। कब नहीं छोड़ता है? जब वो एडेड सिम्टम देखे और साथ में दूसरी इन्वेस्टिगेशन देखकर क्लब करके समझे कि हाँ इसको ये दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, यूजुअली हम लोग ईएसआर की, मान लो किसी को 40 mm करके लिखा हुआ है, हम बोलेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको आरए है और साथ में ये है, कुछ नहीं है। बट एक ईएसआर भी बहुत कुछ कहता है अगर आपको उस चीज का पता है तो, वरना तो काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजिलिटी? फ्रेजाइल, कभी देखा कि जैसे मान लो घर पे कोई कांच का सामान आया है या कुछ ऐसा डेलिकेट सामान आया है, उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा था फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। ठीक है, तो हमारे आरबीसी भी ऐसे ही है। ठीक है, ये फ्रेजाइल कब हो जाते हैं? ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में, मान लो कोई टॉक्सिन हमारे बॉडी में घुस गया, या कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो रखा है, या मान लो कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो रखी है जिसकी वजह से हमारा आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूट जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोलाइसिस। तो ये जो हीमोलाइसिस हो रहा है हमारे आरबीसी का अब नॉर्मली, है ना, उसको पता करने के लिए टेस्ट होगा, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, OFT। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये जानना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, वरना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, या मैं ज्यादा बोले जा रहा हूँ बस? हाँ या ना? हाँ या ना, कोई तो बोलो। यस सर। ओके, बड़ी धीरे आवाज आ रही है यार सबकी। ओके, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी क्या है? ये ससेप्टिबिलिटी है ऑफ आरबीसीज टू हीमोलाइज व्हेन एक्सपोज टू हाइपोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो कभी भी जब भी बॉडी में एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे बॉडी के अंदर, मान लो, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक हाइपोटोनिक स्टेट बन जाए, ठीक है, तब क्या होगा, आरबीसी कैसे रिएक्ट करेगा, है ना? आरबीसी, ऑब्वियस सी बात है कि इसके मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, देयर इज ऑस्मोसिस, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैस के लिए होता है, ऑस्मोसिस लिक्विड्स के लिए होता है। तो फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फिर क्या होता है, सेल हमारा स्वेल अप हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ये सब चीज तो हम लोग प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है, पहली बात कि पहले हम जानते हैं हिमोलाइसिस क्या, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहले बताओ हीमोलाइसिस क्या होता है। यहाँ पे हीमोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है? हीमोलाइसिस मतलब क्या, एक तरह से आरबीसी, आरबीसी का रप्चर।
ठीक है, आरबीसी का रप्चर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ठीक है, रप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा? मोस्टली हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। ठीक है, अब ये जो हीमोलाइसिस होता है ये दो तरह के होते हैं। हीमोलाइसिस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल हीमोलाइसिस, एक होता है अब नॉर्मल हीमोलाइसिस। अभी नॉर्मल हीमोलाइसिस क्या होता है? नॉर्मल हीमोलाइसिस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? नॉर्मली हमारा आरबीसी Yes, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना yes, चाहिए ना? क्यों टूट yes, नो, sir. किसने बोला नो? आरबीसी क्यों नहीं टूटना चाहिए? अरे पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। अगर हमारा ओल्ड आरबीसी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका टाइम आ गया है, अब उसको जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 3 मंथ, है ना? 3 मंथ के बाद 120 दिन के बाद उसको जाना पड़ेगा। सो बेसिकली ओनली नॉर्मल का बोलेंगे, ओनली ओल्ड आरबीसी, ठीक है, का जब डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। कहाँ डिस्ट्रक्शन होता है ये बताओ? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? Spleen. स्प्लीन में। सिर्फ स्प्लीन में होता है? मोस्टली स्प्लीन में ही होता है, और भी जगह पे होता है, बट इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर ई सिस्टम। आर ई सिस्टम का मतलब क्या है? आर ई सिस्टम का मतलब क्या है? रेटिक्यूलो टिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम। एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो ये आरबीसी, ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ये यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूँ कि अब नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है? मान लो इवन द यंगर आरबीसी, क्या हो गया ये, यंगर आरबीसी इज डिस्ट्रक्टेड, तब इसको मैं अब नॉर्मल ना बोलूंगा। जब बूढ़ा हो गया तो उसको जाना ही था। अब अगर ये बूढ़ा ही नहीं था, जवान आरबीसी था, अभी इसको 1 ही महीना हुआ था तैयार हुए, और ये टूट गया, है ना, या फिर तुरंत बना तुरंत थोड़ी देर में टूट गया, क्यों? बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ब्लड की जो पैथोलॉजी होती है ना, उसके पीछे एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं, जिसके से इतनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है हेमोलाइसिस का, नॉर्मली देखो, नॉर्मली अगर हम लोग देखें, नॉर्मली हमारा जो प्लाज्मा होता है एंड आरबीसी होते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब अपना मेंटेन करके चल रहे हैं। अब जब भी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, जब भी ये डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब किसकी वजह से हो सकता है? कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जेनेटिक डिजीज है, या कुछ भी है, ठीक है, होता है, तो उसके वजह से होता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्यों खराब हो रहा है? किसका इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है? सिर्फ आरबीसी के? मान लो आरबीसी की मेम्ब्रेन ही खराब है, तब तो चलो अलग बात है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीसी की वजह से आरबीसी रप्चर हो जाए। प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है उसमें वेरिएशन आ रहा है, क्या पता ये प्लाज्मा की वॉल्यूम ही हाइपोटोनिक हो जाए, तब क्या होगा? क्या ये आरबीसी को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तोड़ देगा इसको। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, तोड़ के क्या निकलेगा इसमें से? हीमोग्लोबिन निकलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, सीधा आ जाते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी पे। कहाँ गया? हम्म, तो देखो, इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए होते हैं, ईडीटीए, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सलाइन। ठीक है, मोस्टली ये जो रेंज दे रखी है बहुत सारी बुक के हिसाब से होती है, गाइटन के हिसाब से, और भी कुछ बुक्स में जैसे लिखा होता है 1.2% से लेके 0.2% सलाइन सोल्यूशन। ठीक है, ओके, और टेस्ट ट्यूब और सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड। अच्छा, अब इसके दो मेथड होते हैं। अगर हम लोग ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मेजर करते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं। इसके कैसे लिखूं इसको, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा ऑस्मोटिक, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन से,
जो ट्यूब्स है नीचे उसी को देखते रहेंगे, और एक होता है मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ओके ओके। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है, इस टेस्ट से हम लोग क्या पता करते हैं, इस टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कितना रेजिलियंस है, मतलब कितना आरबीसी की मेम्ब्रेन एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन को के एनवायरनमेंट में रह पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कौन सी ट्यूब्स में रखा जाता है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं, थोड़ी और पतली होती है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग कोहन्स ट्यूब, ठीक है, इनमें रखा जाता है। तो इसमें करा क्या जा रहा है, अब एक ड्रॉप हम लोग ब्लड लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं जा रहा है, बस एग्जांपल में तब बता दे रहा हूं। लेके अब इनके अंदर अलग अलग, देखो अलग अलग स्ट्रेंथ है सलाइन सोल्यूशन की इन सब के अंदर, और रख दिया हमने एक एक ड्रॉप डाल के, ठीक है। अब डालने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली ये तो एक ही टेस्ट ट्यूब का शायद दिखा रहे, नहीं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इससे क्या होगा, इस मेथड से हम लोग को पता चलेगा, मान लो थोड़ा सा नीचे बताना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से ट्यूब्स है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलाइन सोल्यूशन है, ठीक है, NaCl अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक एक ड्रॉप ब्लड पहले सलाइन सोल्यूशन डाल दिया और उसके बाद 1 ड्रॉप ब्लड डाल दिया, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कर रहे हैं इसमें रिजल्ट क्या आएगा। अगर मान लो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ट्यूब का, तुम आपने यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन इसके अंदर ऑलरेडी थी, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, मान लो 0.2 0.3 0.4 0.5 वट, ठीक है, परसेंटेज में। अब एक ड्रॉप ब्लड की भी इसमें डाल दी। अब देख रहे हो क्यों डाल रहे हैं हम लोग, बेसिकली पता करने के लिए कि आरबीसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कोई हिमोलाइसिस नहीं हुआ, अगर कोई हिमोलाइसिस, आरबीसी टूटा ही नहीं, मतलब क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड होगा टर्बिड होगा, धुंधला होगा, क्योंकि उसमें आरबीसी टूटा ही नहीं है, जो नॉर्मली ब्लड जैसा दिखता है थोड़ा मिलाने के बाद वैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो टूटना शुरू हुआ आरबीसी, तब कैसा दिखेगी सोल्यूशन, टर्बिड, टर्बिडिटी कम होने लगेगी, ठीक है, रिड्यूस्ड, मतलब थोड़ा और क्लियर क्लियर सोल्यूशन दिखने लगेगी। और मान लो पूरा का पूरा आरबीसी टूट गया, ये क्या हो गया, हिमोलाइसिस कंप्लीट, तो क्या होगा, फ्लूइड पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में टूट रहा है, ठीक है, वो उतना डिटेल में नहीं जानना है। और वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, बस इसमें इतना जानना है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर आते हैं, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। ओके, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हिमोलाइसिस की, हिमोलाइसिस जो होता है वो 0.45% NaCl सोल्यूशन में स्टार्ट हो जाता है। अगर इतने परसेंट की NaCl सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें आरबीसी टूटना स्टार्ट कर देगा। और कंप्लीट हिमोलाइसिस कब हो जाता है, 0.30% NaCl सोल्यूशन में, ठीक है, ओके। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आरबीसी बहुत जल्दी टूटते हैं। एक होता है हमारा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, इसमें शेप की ही दिक्कत है, और हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। अब फ्रेजिलिटी किसमें कम हो जाती है, मतलब टूटने में ही दिक्कत बहुत होती है उसको, मतलब इन द सेंस बहुत टाइम लेगा, थैलासीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है, ओके। अब सीधा हम लोग आते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पर, ठीक है, ये था हमारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है, ओके। अब ES